साथ संगत जी, प्यार से कहना। धन निरंकार जी, आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही अपने चैनल पर। एक नई साखी के साथ फिर से हाजिर हूँ मैं, और आज की साखी का शीर्षक है बेईमानी का फल। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, एक बार दो गरीब दोस्त एक सेठ के पास काम मांगने जाते हैं। वो सेठ बहुत ही कंजूस था। कंजूस सेठ उन दोनों दोस्तों को फौरन काम पर रख लेता है और पूरे साल काम करने पर साल के अंत में दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं देने का वचन देता है। साथ ही साथ वो कंजूस सेठ एक शर्त भी रखता है कि अगर उन्होंने काम ठीक से नहीं किया या किसी आदेश का पालन ठीक से नहीं किया तो उस एक गलती के बदले वो 4 स्वर्ण मुद्राएं उनके वेतन से काट लेगा। दोनों दोस्त सेठ की शर्त को मान जाते हैं और पूरे साल कड़ी मेहनत से काम करते हैं। दौड़ दौड़ कर सारे काम करते हैं और सेठ के हर एक आदेश का पालन किया करते थे। इस तरह से पूरा साल बीत गया। अब साल के अंत पर दोनों दोस्त सेठ के पास 12-12 स्वर्ण मुद्राएं मांगने के लिए जाते हैं, पर सेठ उन दोनों दोस्तों को बोलता है कि अभी साल का आखिरी दिन पूरा नहीं हुआ और मुझे तुम दोनों से आज ही 3 और काम करवाने हैं। दोनों दोस्त हैरान थे, पर वो बेचारे क्या कर सकते थे। साथ संगत जी, सेठ ने उन दोनों दोस्तों को 3 काम बताने शुरू किए। पहला काम, सेठ ने उन दोस्तों को कहा कि छोटी सुराही में बड़ी सुराही डालकर दिखाओ। दूसरा काम, कि दुकान में पड़े हुए गीले अनाज को बिना बाहर निकाले सुखाओ। और तीसरा काम, कि मेरे सिर का सही सही वजन बताओ। उन दोनों दोस्तों ने सेठ की इस बात पर कहा कि सेठ जी, ये तो असंभव है। अब सेठ की चालाकी काम कर गई। उन्होंने दोनों दोस्तों से कहा कि ठीक है, फिर यहाँ से चले जाओ। इन तीनों कामों को ना कर पाने के कारण मैं हर एक काम के लिए 4 स्वर्ण मुद्राएं काट रहा हूँ। अब उस बेईमान सेठ की इस धोखाधड़ी से उदास होकर दोनों दोस्त बोझिल मन से जाने लगते हैं कि उन्हें रास्ते में एक चतुर पंडित मिलता है। उन दोनों दोस्तों के ऐसे चेहरे देखकर पंडित उनसे उनकी उदासी का कारण पूछता है और पूरी बात समझने के बाद वो उन्हें वापस सेठ के पास भेजता है। दोनों दोस्त सेठ के पास जाकर बोलते हैं कि सेठ जी, अभी आधा दिन बाकी है, हम आपके तीनों काम पूरा कर देते हैं। सेठ बहुत हैरान था, पर सेठ ने सोचा कि इससे उसका क्या बिगड़ेगा। वो दोनों दोस्त दुकान में जाते हैं। दोनों दोस्त अपना काम शुरू कर देते हैं। वो बड़ी सुराही को तोड़ तोड़ कर उसके टुकड़े कर देते हैं और उसे छोटी सुराही के अंदर डाल देते हैं। अब पहला काम पूरा हुआ देखकर सेठ मन महसूस कर रह जाता है, पर वो कुछ कर नहीं पाता। सेठ का दूसरा काम था कि उनके गीले अनाज को दुकान के अंदर ही सुखाना है। इसके बाद वो दोनों दोस्त गीले अनाज को दुकान के अंदर फैला देते हैं। तो सेठ बोल पड़ता है कि सिर्फ अनाज फैलाने से ये कैसे सूखेगा, इसके लिए तो इन्हें धूप और हवा चाहिए। सेठ मुस्कुराते हुए अपनी चालाकी पर खुश होकर कहता है। दोनों दोस्त कहते हैं कि देखते जाइए सेठ जी। ऐसा कहकर वो दोनों मित्र हथौड़ा उठाकर आगे बढ़ते हैं और दुकान की दीवार और छत तोड़ डालते हैं, जिससे वहां पर हवा और धूप दोनों आने लगती हैं। साथ संगत जी, ये देखकर सेठ बड़ा क्रोधित हो जाता है। अब क्रोधित सेठ और उसके आदमी दोनों दोस्तों को देखते रह जाते हैं, पर किसी की भी हिम्मत नहीं थी उन दोनों दोस्तों को रोकने की। अब आखिरी काम बचा था, और आखिरी काम था कि सेठ ने उनको कहा था कि मेरे सर का सही सही वजन बताओ। अब दोनों मित्र तलवार लेकर सेठ के सामने खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि मालिक, आपके सिर का सही सही वजन तौलने के लिए आपके सिर को धड़ से अलग करना होगा। कृपया आप बिना हिले स्थिर खड़े हो जाएं। अब सेठ को समझ में आ जाता है कि वो गरीबों का हक इस तरह से नहीं मार सकता, और बिना आनी कानी किए वो सेठ उन दोनों को 12-12 स्वर्ण मुद्राएं सौंप देता है। साथ संगत जी, बेईमानी का फल हमेशा बुरा ही होता है। एक बार की बात है कि गुजरात के सूरत शहर में मनसुख लाल नाम का एक व्यापारी था और उनका कीमती रत्न का कारोबार था।
उनका कारोबार दुनिया के कई देशों में फैला हुआ था। पूरे सूरत शहर में उनका बड़ा मान सम्मान था। मनसुख लाल के 2 बेटे थे जिनका नाम था रामलाल और श्यामलाल। रामलाल को दौलत और रुतबे का बहुत घमंड था, बहुत अहंकार था, जबकि श्यामलाल एक शरीफ और सुलझा हुआ इंसान था। घमंड के साथ साथ रामलाल में ईर्ष्या और बेईमानी जैसे अवगुण भी थे। समय के साथ साथ मनसुख लाल की उम्र बढ़ती जा रही थी। ऐसे में उनके दोनों बेटों ने कारोबार में पिता का अधिक से अधिक हाथ बटाना शुरू कर दिया। कुछ ही समय के बाद मनसुख लाल जी की मृत्यु हो गई और कारोबार का पूरा भार रामलाल और श्यामलाल के कंधों पर आ गया। बड़ा भाई होने के नाते रामलाल ने व्यापारिक मामलों में अपनी मर्जी चलानी शुरू कर दी। रामलाल बेईमानी और मक्कारी भरे फैसले लेने लगा। असली रतन के नाम पर वो नकली रतन का व्यापार करने लगा, जिससे उसका मुनाफा बढ़ने लगा और इस मुनाफे से उसका बाकी बचा हुआ चरित्र भी काला हो गया। दौलत के घमंड में वो परिवार में उन्मादी जैसा व्यवहार करने लगा। दूसरी तरफ शरीफ और सुलझे हुए श्यामलाल को शुरू में रामलाल की बेईमानी का पता नहीं चला, परंतु जब उसने अपने बड़े भाई के व्यवहार में परिवर्तन देखा तो उसे पूरी बात समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। रामलाल की करतूतों से श्यामलाल को बड़ा दुख हुआ। उसने रामलाल को समझाने की और सही रास्ते पर लाने की बहुत कोशिश की, परंतु श्यामलाल नाकाम रहा। उल्टा रामलाल श्यामलाल से खफा हो गया और व्यापार में बंटवारे का बहाना ढूंढने लगा। बंटवारे में भी रामलाल ने बेईमानी की साजिश रची। साथ संगत जी, उनके घर में कलह का माहौल पैदा हो गया। रामलाल अपनी साजिश में सफल रहा और श्यामलाल के हिस्से के व्यापार पर भी वो कब्जा कर बैठा। रामलाल के व्यवहार से दुखी होकर श्यामलाल ने शहर में दूसरी जगह अपना घर बनाया और रतन के व्यापार को नए सिरे से करना शुरू किया। अब ईमानदारी की नींव पर शुरू हुआ श्यामलाल का व्यापार जल्द ही चल निकला। एक तरफ जहां श्यामलाल की ख्याति देश और विदेश में बढ़ने लगी, वहीं दूसरी तरफ रामलाल की करतूतों की पोल खुलने लगी। नकली रतन के व्यापार के कारण रतन बाजार में रामलाल की इज्जत को जोरदार धक्का लगा और उसके व्यापार का दायरा सिमट गया। नौबत यहाँ तक आ गई कि अपने शहर का भी कोई व्यापारी रामलाल का नाम लेने से भी तौबा करने लगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ पहुंची कि रामलाल को धन की कमी के कारण अपना घर, दुकान, सामान तक बेचना पड़ा। जल्दी ही रामलाल के हाथ से सब कुछ निकल गया और उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया। रामलाल को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, परंतु उसकी तकदीर ने जो खेल खेल दिया था उससे आसानी से पीछे आना अब रामलाल के लिए संभव नहीं था। साथ संगत जी, दूसरी तरफ श्यामलाल की तकदीर और मेहनत का खेल था कि जिसकी बदौलत वो रंग से राजा बन गया। जब रामलाल की बदहाली की खबर उसके भाई श्यामलाल को लगी तो उसे बड़ा दुख हुआ। पुरानी बातों को भूलकर वो अपने बड़े भाई के पास पहुंचा और बड़े भाई के लाख मना करने के बाद भी वो उसे परिवार सहित अपने घर पर ले आया। साथ संगत जी, ये तो तकदीर और मेहनत का खेल ही था कि जिस भाई के साथ रामलाल ने बदसलूकी करके उसे सड़क पर पहुंचा दिया था, वही भाई आज उसे सड़क से उठाकर अपने घर में ले आया था। साथ संगत जी, आपके कर्म ही आपकी तकदीर लिखते हैं। तकदीर कब किसके साथ क्या खेल खेल दे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। जिस तरह से रामलाल और श्यामलाल के कर्मों के आधार पर तकदीर ने उनके साथ खेल खेला था, इसीलिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए और हमेशा ईमानदारी से अपने हर एक काम को करना चाहिए। क्या पता कल आपकी तकदीर आपके साथ क्या खेल खेल जाए। इसीलिए कहते भी हैं कि तकदीर का खेल निराला होता है। उम्मीद करती हूँ कि साखी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने विचार कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।